तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? मेसोलिथिक टूल्स। तो पहले मैंने आपको इससे पहले ही बताया हुआ है कि मेसोलिथिक पीरियड जो है ना वो ट्रांजिशनल फेज। क्या था? ट्रांजिशनल फेज किस में है? पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। इसका मतलब क्या हुआ कि पैलियोलिथिक हो चुका है, नियोलिथिक आने वाला है। तो ये फेज जो है सेकेंडरी नहीं है, इट इज चेंजिंग फ्रॉम पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रांजिशनल स्टेज। पहली बात क्लियर? यस सर। दूसरी क्या है? ये कौन से पीरियड में डेवलप हुआ? डेवलप कौन से पीरियड में हो रहा है? होलोसिन इपॉक। तो ये स्लाइड नंबर कौन सी है? होलोसिन इपॉक आपसे कोई पूछ लेगा कि ये इपॉक था क्या? ठीक है, ये हमारे पास एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, उस पे हमारे पास डिफरेंट इपॉक्स होते हैं और ज्यादा पूरे डिटेल में ना जाते हुए हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट होलोसिन तक कभी करेंगे। तो होलोसिन इपॉक हो गया, इट इज द पीरियड रेंजिंग फ्रॉम द लास्ट 11,000 years ऑफ अर्थ हिस्ट्री। कितने साल कवर कर रहा है ये होलोसिन? लास्ट 11,000 साल और टिल डेट, मतलब आज तक। इस सारे पीरियड को हम क्या बोलते हैं? होलोसिन इपॉक। और ये शुरू कब हुआ? क्लोज ऑफ द पैलियोलिथिक एज। जब पैलियोलिथिक एज खत्म हुई तब शुरू हुआ एंड इट कंटिन्यूज। तो ये चीज समझ में आ गई कि होलोसिन इपॉक में ये शुरू हुआ। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था कि टूल्स जो है बड़े टूल्स से छोटे टूल्स की तरफ आ गए। ठीक है ना? अब क्या हम प्रोड्यूस करने लगे? टिनी ब्लेड्स। ठीक है, और टिनी ब्लेड्स जो है वो प्रोड्यूस करने के एक्चुअली हमारे पास यहाँ अगर वो टाइम हमें परमिट करता है तो हम देखेंगे यहाँ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग। ठीक है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक मैंने आपको पहले बताया था। जो ये टिनी ब्लेड्स हैं ये दो प्रोसेस से बनते हैं, एक को कहते हैं फ्लूटिंग, दूसरे को कहते हैं प्रेशर हीटिंग। अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरे टूल टेक्निक्स अलग से पढ़ा दूं, लेकिन अभी आपके दिमाग में अब ये आना चाहिए, ये आ रहा होगा कि टिनी ब्लेड्स बने लेकिन ये फ्लूटिंग और प्रेशर ब्रेकिंग है क्या? तो विदाउट डायग्राम या विजुअलाइजेशन तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब पहले हमने क्या बोला? प्रेशर टेक्निक। ठीक है, ये डायग्राम देख रहे हैं? इस पे ये क्या कर रहा है आप देखो, अगर आपको दिख रहा है वहां से, तो यहाँ पर ये फोर्स कोई बाहर से इस तरह अप्लाई नहीं कर रहा है। ये देखो यहाँ से इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये कोर पोर्शन पे अप्लाई कर रहा है। और इस कोर पोर्शन पे जब ये अप्लाई करता है फोर्स इस कोर पोर्शन पे, तो इस तरह के फ्लिंट्स इसके बाहर आ जाते हैं। इस तरह के फ्लिंट्स बीच में ये प्रेशर कर रहा है ना, साइड पे छिलके की तरह उतर रहे हैं, तो इसको कोई दूर से जोर से स्ट्रक नहीं कर रहा, ये सिर्फ ऐसे प्रेशर अप्लाई कर रहा है। दिस इज नोन एज प्रेशर टेक्निक। ये आपके दिमाग में थोड़ा सा आ गया? यस सर। पत्थर को जो है वो शेप देता होगा जो उसको फॉर्म चाहिए। दूसरा हो गया फ्लूटिंग टेक्निक। अब फ्लूटिंग टेक्निक ये आपने देखना है कि ये इसके पास एक हथियार इसने हाथ में पकड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है इसने यहाँ टूल सारी ये इसके दूसरे हाथ में है। तो जिसकी शेप इसको देनी है वो ये, यहाँ तीन इन्वॉल्वमेंट आप देख रहे हैं। ठीक है, एक हाथ से इसको ये मार रहा है, ये प्रेशर जो है इस पे पड़ रहा है और फिर ब्लेड्स बन रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पता नहीं कहाँ गया, क्या हो गया इसको? जूम हो गया सर, ज्यादा जूम तो नहीं हुआ, पेज ही गायब। तो इसमें और इसमें आप डिफरेंस देख लीजिए। इसको प्रेशर कैसे अप्लाई कर रहा है और यहाँ पर ये टूल कैसे बना रहा है। इसको हम फ्लूटिंग टेक्निक करेंगे, इसको हम प्रेशर टेक्निक करेंगे। ये समझ में आया? तो ये मेथड्स थे टिनी ब्लेड्स बनाने के। कौन कौन सा मेथड है? फ्लूटिंग, इसको कंफ्यूजन तो पूछिए। तो these extremely tiny tools are called microliths. Micro means smaller in size, which means
स्टोन, तो अब ये छोटे छोटे स्टोन बनाना शुरू हो गए, तो ये क्या बन गया? माइक्रोलिथ्स। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ये इसका नीड थी, इसको बोलते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब लोगों को माइक्रोलिथ्स की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए जो है उनका फोकस किस पे है? फास्ट गेम हंटिंग, जल्दी जल्दी कैसे शिकार कर लिया जाए। ठीक है, दूसरा किस पे है? हाफ्टिंग वाज यूजुअली यूज्ड वाइडली। तो हाफ्टिंग क्या होता है? अभी तक वो जो हथियार यूज कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वो पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पत्थर का। अब जो है हमारे पास जो चेंज हो गया है, पत्थर का साइज छोटा होता जा रहा है, लेकिन हेफ्टिंग यूज हो रही। तो हेफ्टिंग क्या हो गया कि अगर आप लकड़ का कोई बना के उसके साथ जोड़ दो और फिर पत्थर को आप यूज करो तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है ना। तो ये एक और नया कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पास मेसोलिथिक एज में आ गया, माइक्रोलिथ्स में आ गया कि आप वो खाली पत्थर नहीं यूज कर रहे, उसके साथ लकड़ भी यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है हम इसको क्या बोल रहे हैं कि हाफ्टिंग जो है अब ज्यादा यूज होना शुरू होगी। वाइडली पहले हुआ होगा एक का दूसरा, अब वाइडली है। हाफ्टिंग का समझ में आ गया? यस सर। हाफ्टिंग क्या हो गया? फिर क्या कह रहा है कि जब हम इस नजरिए से देखें कि टूल्स छोटे होते जा रहे हैं, हाफ्टिंग का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब लकड़ के साथ आप उसको इस्तेमाल करें, तो ऐसे नहीं हो रहे। इसके जो पैलियोलिथिक टूल्स थे उन पे एडवांटेजेस ज्यादा है, क्योंकि ह्यूमन का जो सोचने का तरीका है वो इवॉल्व हो रहा है, ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने जो है पत्थर का साइज छोटा कर दिया और उसकी मदद के साथ जो है दूसरे उन्होंने क्या कर दिए, लकड़ वगैरह यूज करने लगे। तो सबसे पहली चीज जो आपने याद रखना है कि इसमें टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, है ना? यस सर। तो टाइम कम लग रहा है, टाइम कम लगेगा तो इसका मतलब एनर्जी कम लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है? इट टुक लेसर टाइम टू मैन्युफैक्चर, मतलब जो एनर्जी वो हथियार बनाने में लगा रहे थे वो एनर्जी को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है? पैलियोलिथिक टूल्स, टाइम कंजप्शन कम हो। दूसरा, these economize the raw material। इसका क्या मतलब हुआ? जब वो बड़े बड़े पत्थर बना रहे थे, उनसे टूल्स बना रहे थे, तो उनका रॉ मटेरियल ज्यादा यूज हो रहा था। अब क्या, अगर उनको एक स्पेशल टाइप ऑफ पत्थर को स्टोन मिलता है जिससे वो हथियार बना रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे कि वो एक पत्थर लाएंगे, उसमें से कई हथियार निकल के आ जाएंगे। तो रॉ मटेरियल का कंजप्शन भी अब क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इकोनोमाइज हो रहा है। और इसके साथ मैंने हाफ्टिंग आपको पहले बता दिया, तो वुडन शैफ्ट इसको पीछे लगाया जा रहा है। और जब वुडन शैफ्ट और इसका कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, पत्थर का और लकड़ का, तो ये जो टूल्स और वेपन्स हैं ये ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं। मतलब शिकार करने में ये इनको ज्यादा मदद कर रहे हैं, या कोई और काम कर रहे हैं उसमें ये ज्यादा मदद कर रहा है। आज भी देखोगे आप, जितने भी आपके पास हथियार हैं तो उसमें लकड़ का इस्तेमाल होता ही होता है। तो इसका मतलब है आप देखो, खाली पत्थर से ये क्या कर रहे हैं, साथ में उसके लकड़ लगा रहे हैं। जब लकड़ लगा रहे हैं तो टूल्स क्या बन रहा है? ज्यादा इफेक्टिव बन रहा है। मतलब जिस काम के लिए किया जाता है वो काम ज्यादा अच्छे से हो रहा है। और इनको हम कंपोजिट टूल्स भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? कंपोजिट टूल्स। कंपोजिट टूल्स। अब आप बोलोगे कंपोजिट टूल्स क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछेगा माइक्रोलिथ्स को कंपोजिट टूल्स भी कहते हैं, तो कंपोजिट टूल्स क्या हो गया? कंपोजिशन क्या होता है? क्योंकि दो चीजों की कंपोजिशन होगी। वन इज स्टोन, another is wood. That is why they are known as now composite tools. Clear? Yes sir. उसके बाद जो composite tools बने, microliths as composite make advancement in technology as compared to paleolithic। तो advancement तो है ही है, पहले बड़े बड़े पत्थर यूज कर रहे हैं वो, अब छोटे पत्थर हैं और उनको क्या कर रहे हैं, साथ में लकड़ लगा के जो है वो यूज कर रहे हैं, ज्यादा इफेक्टिव है। इसका मतलब जो उनकी टेक्नोलॉजी में वो क्या आ रही है? एडवांसमेंट। इसमें कोई मसला? फिर माइक्रोलिथ्स यूजुअली कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। ये हम आगे इसके टाइप्स देखेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया? एनी कंफ्यूजन? नो सर। उसमें सबसे पहला है जियोमेट्रिक टू माइक्रोलिथ्स। तो जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स हमारे पास एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है? अब जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स से आप समझ, जियोमेट्रिक तो आपने सबने 10वीं तक पढ़ी होगी, तो वो शेप सबको जियोमेट्रिक की आपको दिमाग में आएगी। तो ज्यादातर ये टूल्स क्या होंगे? ये वन पे आता अदर
उन्हीं फॉर्म्स में होंगे। तो जियोमेट्रिक टूल्स में सबसे पहली ये जियोमेट्रिक माइक्रोलिथी आगे क्लासिफिकेशन हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन की हुई है जियोमेट्रिक और एजियोमेट्रिक। तो जियोमेट्रिक की पहले क्या है यूनिट्स और क्रिसेंट्स। अब क्रिसेंट का नाम आपने सुना होगा, क्या होता है क्रिसेंट? नया चांद। नए चांद की शेप तो देखी है आपने? यस ठीक है, तो ये लिखा है these are small microliths made on parallel side plates resembling a half moon। किसको रिजेंबल कर रही है? हाफ मून। को देखना चाहोगे? यस सर। देख लो। देख तो ये क्या है? इसकी शेप क्या है? हाफ मून की शेप है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रिसेंट आर यूनिक। ठीक है, तो इसका जो चीज देखना है वो ये देखना है कि जो इसका बैक है दैट इज इन द शेप ऑफ आर्क। किस शेप में? आर्क में है। और जो स्ट्रेट है अपोजिट साइड है वो कॉर्ड। कॉर्ड आपने सुना होगा, वो बाजू में होता है, स्ट्रेट होता है ना, ऐसे जो साइड पर दो एंड्स को जॉइन करती है, जॉइन करता है। अब आप इसको अगर यहाँ पे पिक्चर से समझोगे तो ये इसका आर्क क्या है? ये आर्क है और ये देखो ये कर्व पोजीशन में है चंद्रमा की तरह। लेकिन आप जो इसका अपोजिट साइड देख रहे हो इसको क्या बोल रहे हैं हम? इसको बोल रहे हैं आर्क, इसको क्या बोल रहे हैं? कॉर्ड। जो ये कॉर्ड है ये सीधा है, वो आर्क शेप में है, ये सीधा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि जो आर्क शेप है, आर्क शेप उसी कौन सी बैक साइड वाली कौन? तो इट इज इंटेंशनली ब्लंटेड। इसको तेज नहीं किया गया है, इंटेंशनली ब्लंट रखा गया है। क्या किया गया? ब्लंट रखा गया, तेज नहीं किया गया है। और इसलिए किया गया है ताकि हाफ्टिंग ना हैंडल, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने ब्लंट साइड रखी है उस पे हम लकड़ का हैंडल लगा सकें। इसीलिए इंटेंशनली हमने क्या किया, उसको ब्लंट रखा। और जो कॉर्ड था, कॉर्ड कौन सा हो गया? जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये कॉर्ड, इसको हमने इंटेंशनली ब्लंट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ब्लंट रखा हुआ है। और ये जो कॉर्ड है इसको ब्लंट हमने नहीं किया। आपको ब्लंट किया है, कॉर्ड को ब्लंट नहीं किया हुआ है। और ये अनरिटच्ड रहा है, इसीलिए ये शॉर्प है। मतलब जो आपने पीछे से बांधा इसको चैन तो जो जिसके साथ आपको इसका जो काम करना है तो वो आगे वाली साइड करेगी। कौन सी वाली साइड करेगी? कॉर्ड साइड इसमें काम करेगी। उसके बाद आपके पास यूनिट्स के बाद जो सेकंड टाइप आ जाती है उसको क्या कह रहे हैं हम? ड्राई एंगल्स। तो ये ज्यादातर जो ब्लेड्स थे ना वो जब टूटते थे तो ये हथियार बना लेते थे। तो ये क्या कह रहा है? These are made on broken blades. The sharp edge of which is forms the base. तो जो sharp edge थी वो क्या बन जाती थी? बेस। और लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है? जो ऐसे वाली होती। तो ये वाली जो थी ये ब्लंट। अब आपसे ट्रायंगल में जो कोई पूछेगा तो ट्रायंगल में क्या पूछ रहा है? दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल साइड। ठीक है, तो इसमें कौन सी बता रहा है कि बेस जो है, बेस कौन सी होगी? ये साइड। और ये वाली जो है एक ब्लंट है, दूसरी को आपने रीटच किया हुआ है। ये शेप है ट्रायंगल। तो देखिए ये आपको ये शेप किसकी है? ट्रायंगल की शेप। तो लॉन्गिट्यूडिनल साइड जो लंबी साइड है उसको ब्लंट रखा गया होगा। ठीक है, दूसरी साइड को तेज किया गया। तो इसमें आपके आगे इस ट्रायंगल को देखोगे तो दो वैरायटीज आ रही हैं। कितनी आ गई? दो वैरायटीज। एक नॉन जियोमेट्रिक ट्रायंगुलर फॉर्म, मतलब जो एकदम उससे रिजेंबल नहीं कर रही जियोमेट्रिक से, तो जिसका लॉन्ग कटिंग एज है। और इसमें जो है आपके पास कई शेप्स आ जाती हैं। तो आपने ये 10वीं 10th में फिर ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो आपने पढ़ा स्केलिंग, इक्विलिब्रियम, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं। सब बच्चों को तो पता नहीं है कि पता है? यस सर, सब बच्चों को पता है। तो ये क्या है? अच्छा फिर भी जिसको ना पता हो, ये क्या है? इस शेप में हमारे पास ट्रायंगल का जो हथियार आ रहा है स्केलिंग ट्रायंगल। तो स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है? सभी साइड इसके सारे सब साइड्स जो हैं क्या है? अनइक्वल है। और उसके जब अनइक्वल साइड्स होंगे तो एंगल्स तो नेचुरल सी बात है अनइक्वल। दूसरा क्या था हमारे पास?
दो ये sides आइसोसेलेस equal. तो इसमें क्या है जिसमें दो साइड्स इक्वल हो तो इसको हम क्या बोलते हैं आइसो। ये भी समझ में आ गया। और कौन सी है हमारे पास ये कौन सी ये तो हो गया। यस सर। इक्विलिब्रियम में क्या होता है तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और हर किसी का एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो ये फर्दर ज्योमेट्रिक शेप्स हमारे पास हैं। यहाँ पे समझ में आ गया। यस। इसमें हमारे पास ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ये स्केलिंग भी हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम भी हो सकती है और आइसोसेलेस भी हो सकती है। तो दीस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं ट्रायंगल्स के बाद जो हमारे पास टूल्स हैं उसको बोलते हैं हम ट्रेपीज। ट्रेपीज क्या होता है 4 and equal. Not 2 parallel. ट्रेपेजियम की होती है, दिस इज ट्रेपेजियम ना। ट्रेपीज इज ना फोर ट्रायंगल से ट्रेपीज जो है दे रिजेंबल ज्योमेट्रिक ट्रेपीज इन व्हिच द शॉर्टर थ्री साइड्स आर रीटच्ड। इसका मतलब क्या कह रहा है तीन शॉर्टर साइड्स है ना उनको तेज किया जा रहा है स्टीपली व्हाइल द लॉन्गेस्ट रिमेन्स द शार्प कटिंग एज। मतलब तीन को वो ठीक करते हैं कटिंग एज नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे मैंने रखा तो नहीं है तो ये ट्रेपीज शेप ले लो। ये देखो आप कितनी साइड्स हैं इसके 1 फोर साइड Four. ठीक है। फोर साइड में क्या कर रहा है तीन को जो है वो टच कर रहा है मतलब उनको ठीक कर रहे हैं ब्लंट कर रहे हैं और ये वाला जो लॉन्गिट्यूडनल वाला है इसको ब्लंट नहीं कर नहीं कर रहा। ये हमारे पास कौन से आगे इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या रहती है कटिंग एज उसी से जो है वो ये जो काम करना होगा। ठीक है। यस सर। और ये कहता है कि इट में बी टेकन एज ट्रांजिशनल फॉर्म टू यूनिट कि यूनिट जो हमने ये क्रिसेंट देखा था ये बनने से पहले ये ट्रांजिशन स्टेट यही होगी। पहले ऐसा हथियार बना होगा उनको लगा होगा नहीं इससे अच्छा भी हम बना सकते हैं फिर इन्होंने यूनिट्स बनाया होगा। इसका मतलब है कि यूनिट से पहले ही हमारे पास ट्रैपीज आ चुका हो। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है इन अ ट्रू ट्रैपीज द टू पैरेलल साइड्स ऑफ द ओरिजिनल ब्लेड टू तो पैरेलल साइड होती है उसको टच नहीं किया जाता और जो नॉन पैरेलल साइड है उनको टच किया जाता है। तो इसमें किसका क्या मतलब हुआ कि ये नॉन टू पैरेलल साइड ये तो नॉन टू पैरेलल साइड ये वाली होगी ना और ये जो है ये पैरेलल साइड होगी कभी इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं आपस में। तो दो को हम क्या करते हैं इसमें टच करते हैं दो को हम रिटच करते हैं तो ये हथियार हमारे पास बना बस जाता है। ठीक है यहाँ पे। यस सर। उसके बाद क्या कर रहा है ट्रेपेजॉइड इट इज आल्सो द सब टाइप ऑफ ट्रेपेज। ये ट्रेपीज की ही आ गया आपके पास सब टाइप है लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस है ट्रेपेजॉइड से। वो क्या है ट्रेपीज से कि इसमें आपके पास कोई भी पैरेलल साइड नहीं। वहां पर आपके पास एटलीस्ट दो जो है वो क्या है पैरेलल साइड है। यहाँ पर आपके पास कोई भी पैरेलल साइड नहीं है और इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल साइड है उसी को रिटच किया जाता है। जो लंबी वाली साइड है उसी को आप क्या करते हो रिटच करते हो। दिस इज नोन एज ट्रेपीजॉइड। समझ में आ रहा है। यस सर। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आ जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एरोहेड। ट्रांसवर्स एरोहेड जो है उसकी शक्ल देखो पहले। ट्रांसवर्स एरोहेड ये ठीक है। यस सर। तो ट्रांसवर्स एरोहेड क्या होता है कि जो इसकी कटिंग एज है और पोस्टीरियर बॉर्डर है कटिंग एज है और पोस्टीरियर बॉडी है वो लेटरल साइड से ज्यादा होती है। तो ये आप देख लो दिस इज अगर इसको आप कटिंग एज मान लो ठीक है तो ये जो पोस्टीरियर एंड है तो आप देखो इसमें जो है इट इज मोर देन दिस इज द डिफरेंस। ठीक है। यस सर। कटिंग एज जो है इसकी देखो आप पूरी इस तरह की है और यहाँ पर बाल के जो यूज करते होंगे तो ये इसमें जो है इसको जो है ट्रांसवर्स एरोहेड कहते हैं। तो यही बोल रहा है आगे से कि इसकी ट्रांसवर्स शेप एज होती है पॉइंटेड वन नहीं होती। जो आप देख रहे हो आगे से ट्रांसवर्स है पॉइंटेड नहीं। दीज आर ऑल ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स। microliths. Now we have
Second type of microliths, they are known as non-geometric microliths. तो non-geometric microliths में पहला क्या है? बैक प्लेट्स। बैक प्लेट्स की आपको मैं शक्ल दिखा दे रहा हूँ। प्लेट का टाइप का ही लग रहा होगा, है ना? ये देखो इसकी दोनों जो एजेस हैं ये टच की हुई है इन शॉप, देख रहे हो ना? ठीक है, तो यही कह रहा है, देख लिया आपने कि इसकी दोनों पैरेलल साइड है, जिसकी किसी में तो एक लेटरल साइड, किसी में दोनों लेटरल साइड टच की गई है, मतलब किसी की एक ही साइड को धार किया गया है, किसी की दोनों साइड से यूज किया गया है। और इसकी शक्ल देख के ही आपको लग जाना चाहिए ये किस काम आते थे, दे वर यूज्ड फॉर कटिंग, ठीक है? ये और कोई काम आ भी नहीं सकता। आप देखो, किसी की एक ही साइड से धारी बनाते थे, किसी की दोनों साइड से धारी बनाते थे, ये किस काम आता था? कटिंग करने का, ठीक हो गया? यस सर। ये नॉन ज्योमेट्रिक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? ओब्लिकली ब्लंटेड प्लेट्स। तो इनको हम जो है क्या कहते हैं, अगर कोई आपसे यहाँ पर पूछ भी सकता है ओब्लिकली ब्लंटेड प्लेट्स को हम क्या कहते थे, तो हम कहते थे पेन नाइफ प्लेट्स। क्या कहते थे? ओब्लिकली ब्लंटेड प्लेट्स इज पेन नाइफ प्लेट्स। अब आप बोल रहे हो कि इसको पेन नाइफ प्लेट क्यों बोलते हैं? ये भी तो क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। शेप देख लो, शेप एक को अब थोड़ा कंसंट्रेट करिए, तो ये पेन की शेप तो आपको लगेगी। यस सर, थोड़ी दूर। तो अब जो है आगे आपको क्या याद रखना है कि इसकी जो साइड्स हैं ये ब्लंटेड हैं और फिर इनको कर्व्स दिया जाता है जो आगे एज बनाता है और उसी से काम किया जाता है। कहने का मतलब है आप इसकी साइड देखो, ये साइड देखो और ये साइड देखो, और इसकी देखो आप ये भी अलग अलग साइड देखोगे तो ये सब ब्लंटेड है, ये तेज नहीं है, और फिर ये कन्वर्ज हो रही है, ये जो है कन्वर्ज होके एक स्टीप साइड बना रही है यहाँ पर, और ये देखो ये स्टीप साइड बना रही है, और इसकी ये वर्किंग एज तैयार है। काम इसका कहाँ होगा? यहाँ पर। और ये ऊपर से जैसा भी हो इनको सबको कन्वर्ज करके, ये पत्थर तो एकदम गोल नहीं होगा ना, यस सर, उखड़ ये ऊपर खापड़ तो होगा, इन सबको हम एक जगह ला रहे हैं और ला कर हम इसका आगे से वर्किंग एज तैयार कर रहे हैं। ठीक है यार? यस सर। उसके बाद इसमें आगे है, इसकी पूरी ब्लंटिंग भी कहीं पर की जाती थी, कहीं पर पार्शियल मतलब आधी की जाती थी, कहीं पर राइट साइड पे की जाती थी, कहीं पर लेफ्ट साइड पे की जाती थी। और अब कहता है ना वर्किंग एज कुड बी कनकेव और कनकेव, कन्वेक्स और स्ट्रेट। तो वर्किंग एज कितनी टाइप्स की हो सकती है? तीन टाइप की। कनकेव भी हो सकती थी, कन्वेक्स भी हो सकती थी, और कनकेव और कन्वेक्स भी हो सकती थी, यस सर, और स्ट्रेट भी हो सकती थी। अब मसला हो गया हमारे पास थोड़ा सा गंभीर कि अब कनकेव क्या होता है और कन्वेक्स क्या होता है? ये आप मान लो ये कौन सी शेप होगी? ये कनकेव होगी, ये कौन सी होगी? कन्वेक्स। और ये स्ट्रेट, तो उसमें कोई इशू ही नहीं है, ठीक है? अब इशू जो हमारे पास बचा कनकेव और कन्वेक्स का, कि वो जो हथियार होगा, जो टूल होगा, वो कनकेव भी होगा, कन्वेक्स भी होगा। मतलब एक साइड इस टाइप का बना होगा वो, ये अगर इस टाइप का हथियार बना होगा तो ये हमारे पास कनकेव साइड होगी, ये हमारे पास कन्वेक्स साइड होगी, और इस हथियार को हम कनकेव कन्वेक्स। सर आगे वाले में यहाँ पर हमने जो उल्टे ठहरे हुए थे नाम लिए हैं, लेने पड़ेंगे क्या? तगड़े थे वो, ठीक है? कनकेव उनको नहीं पता था वैसे कि हम कनकेव कन्वेक्स उनको कहेंगे, उन्होंने अपने नीड के हिसाब से बनाया, ठीक है? यस सर। तो अब ये हमने जो है नाम लिया, जैसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, उनको नहीं पता कि वो हड़प्पन से है, हमें पता है, ठीक है? पता नहीं उनका नाम क्यों, क्योंकि हमारे पास तो उसका लैंग्वेज हमें समझ आई ना, पता है उनको क्या है। तो ये सब नाम आप उन्होंने नहीं ये ब्लेड बनाया तो आप सोचने लगोगे उन्होंने भी उनको ट्रूकेटिव ब्लेड कहा होगा, उन्होंने नहीं कहा, ये हम कह रहे हैं पढ़ने के बाद, ठीक है? थोड़ा सा ये लगना इतना नहीं एडवांस ले जाना हमको, ठीक है? अब हमारे पास क्या है?
ट्रुनकेटेड ब्लेड्स, ठीक है। तो ये ब्लेड्स कौन से हैं? जिनके एंड जो है ब्रोकन ब्रोकन Yes, sir. एंड्स क्या है? और जो फिर ट्रिम किए गए हैं, ट्रिम तो पता है आपको क्या होता है? ट्रिम राशना उसको ट्रांसवर्सली भी आप समझ रहे होंगे और ओब्लिक्विली भी समझ रहे होंगे, ठीक है। अब जो नहीं समझ रहे तो चलते रहो उनके हथियारों के पास, ठीक है। तो ये है, देखने में आपको ट्रुनकेटेड नहीं लगा होगा, लेकिन है ये ट्रुनकेटेड, ठीक है। अब ये ट्रुनकेटेड क्यों है? कि आप देख रहे हो कि इसकी ये साइड्स है ना, अभी आपको इतना बड़ा हथियार दिख रहा है, इट्स ओनली 1 सेंटीमीटर से, आपको दिखाने के लिए मुझे ये बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स ओनली 1 सेंटीमीटर। तो इसमें ये क्या क्या आपको बता रहा है कि ये स्क्रैपिंग एंड बनाने के काम आता है। तो स्क्रैप क्या होता है? किसी चीज को छीलना। तो आप देख लो इसकी जो वर्किंग है ये होगी, तो इसका और काम क्या होगा? 1 सेंटीमीटर का इतना सा है, तो वो उससे होगा क्या? छीला ही जाएगा, ठीक है। इसकी वर्किंग है ये देख लो, ये देखो, एक जो है ये अपना ट्रांसवर्सली है, दूसरा ओब्लिक्विली है। कोई ऐसा बना रहा है, कोई ऐसा बना रहा है, ठीक है। लेकिन काम जो बेसिक है ट्रुनकेटेड ब्लेड्स का, वो है स्क्रैपिंग करना। और उसी काम जो है ये आता था। बल्कि क्या, इसकी ट्रांसवर्स भी हो सकती थी, बल्कि इसकी स्ट्रेट भी हो सकती है। दैट आल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब हमारे पास हॉलो बेस पॉइंट्स है। अब नाम से थोड़ा सा नहीं, अभी हमारे पास ट्रैनकेट्स। तो ट्रैनकेट्स को क्या हो गए? अभी हमने पहले पढ़े थे फ्लेक, Yes, sir. पढ़े थे ना। फ्लेक्स का कोई कांसेप्ट है दिमाग में? Yes, कैसे? sir. ठीक है। तो इसके ये फ्लेक टूल्स हैं मेसोलिथिक एज के या पीरियड के। फ्लेक टूल्स हैं मेसोलिथिक एज के पीरियड के, जिनको क्या किया गया है? इंटरसेक्शन की गई है 2 और मोर फ्लेक स्कार्स, 2 या 2 से ज्यादा। जो स्कार्स आए, जब फ्लेक बनाए हैं आपने, उसमें जो स्कार्स आए और उन सरफेसेस को जब मिलाया गया